कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी या जेई में ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कर सकते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है बट बहुत आसान है। इसको रिचर ने अप्लाई किया था। रिचर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉज को दिया था। इसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। कह रहा है इसका स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी। क्या स्टेटमेंट है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी। एक्चुअली ये जो लॉ था ये 3 एलिमेंट के लिए था, 3 एलिमेंट। अगर कहीं पे 3 एलिमेंट की बात की जाए तो वहां पर हमेशा याद रखना कि रिचर लॉ लगेगा। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी विच सेपरेटली रिएक्ट with fixed mass of other substance, और उसको मैंने मान लिया C, which separately react with fixed mass of other substance C। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ, ये देखिए, द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू सब्सटेंस A and B which separately react with fixed mass of other substance C। यहां पर देखो एक अलग स्टेटमेंट मैंने ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि हमको याद रखना पड़ेगा कि 2 सब्सटेंस ए और बी हैं जिनको हमें सेपरेटली रिएक्ट कराना है, किससे? सी से। और उसके बाद उन 2 सब्सटेंस का रेशियो, और वो भी क्या? मास का रेशियो निकालना है। तो क्या कह रहा है कि रिएक्ट विद फिक्स मास ऑफ अदर सब्सटेंस सी इज सिंपल मल्टीपल ऑफ and B when they react mutually। ठीक, ये है स्टेटमेंट। एक बार ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है, एक बार ट्राई करिए। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी विच सेपरेटली रिएक्ट विद फिक्स मास ऑफ अदर सब्सटेंस सी। यानी कि हमें क्या करना है? 2 सब्सटेंस लेने ए और बी और उनको रिएक्ट कराना है किसी तीसरे सब्सटेंस सी से, और वो भी क्या? फिक्स मास के साथ। तो कह रहा है कि जो रेशियो आएगा इनका, ए और बी का, वो एक सिंपल मल्टीपल आएगा किसके? जब ए बी आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे? सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया S, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। X हमने ले लिए 2 एलिमेंट A एंड B की बात कर रहे हैं, तो हमने ले लिया S और O। ठीक है, इसको मान लिया A है और ये मान लिया B है। ठीक है, समझना। 2 सब्सटेंस A एंड B विच सेपरेटली रिएक्ट विद फिक्स मास ऑफ अदर सब्सटेंस C। तो हमने तीसरा सब्सटेंस C ले लिया H। ठीक है, अब देखिएगा क्या कह रहा है। 2 सब्सटेंस A और B सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं फिक्स मास ऑफ अदर सब्सटेंस C। तो यानी कि अगर S और H का रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है? H2S बनता है। O और H को रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है? H2। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन बहुत आसान है। एक बार प्लीज ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2 सब्सटेंस हैं A और B, उनको सेपरेटली रिएक्ट कराना है C के साथ, वो भी फिक्स मास के साथ। तो देखो, A को रिएक्ट कराया C के साथ तो H और S की रिएक्शन से H2S बना। B को रिएक्ट कराया C के साथ, H और O की रिएक्शन के साथ H2O बना। C का जो मास क्या था? फिक्स है, H2H2। ठीक, तो अब इनका मास निकाल लो। तो यहां पर निकालो क्या? रेशियो ऑफ मास ऑफ, जो ऊपर बोल रहा है क्या? ए एंड बी, रेशियो ऑफ मास ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या है यहां पर? एस एंड ओ। निकालो एस एंड ओ का रेशियो मास। देखो यहां पे क्या आ रहा है। तो यहां पर अगर आप मास निकालोगे H2S का तो ये आएगा 2 रेशियो, S का कितना होता है? 32।
और यहां पर H2O में मास निकालो तो 2 रेशियो कितना आ रहा है 16, तो S और O का रेशियो क्या आएगा 32:16 आ रहा है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 2:1। देखना जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको बारी बारी से करते जाओ और बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेशियो ऑफ मास ऑफ, रेशियो निकाल लिया, मास ऑफ ए एंड बी ये निकला। ये कह रहा है कि ये जो रेशियो निकला है, अब यहां से स्टार्ट करो, इज सिंपल मल्टीपल ऑफ ए एंड बी व्हेन दे रिएक्ट म्यूचुअली। अब ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे एस और बी, एस और ओ, तो इनका जो मास का रेशियो आएगा वो इसके मास के रेशियो के क्या होगा सिंपल मल्टीपल होगा। देखो एस और ओ को मिलाओ तो क्या बनता है SO2। तो यहां पर अब निकालेंगे रेशियो ऑफ मास ऑफ एस एंड ओ कंडीशन व्हेन, देखिए जो लिखा है वही मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अब आप इसको समझना ध्यान से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और बुक से बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। व्हेन दे रिएक्ट क्या म्यूचुअली, जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब मास क्या होगा। तो यहां पर देखो S और O आपस में रिएक्ट करके SO2 बना रहे हैं ना, यहां पे मास निकालो SO2 का, तो मास क्या आएगा देखो S का कितना है 32 और O2 यानी कि 16 2 जा 32, तो 32 2 जा 32 दैट इज, इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 1:1। तो ये जो मास है ये क्या होंगे सिंपल मल्टीपल, कह रहा है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो एक सिंपल मल्टीपल होगा, तो इनका रेशियो निकाल लो, तो 2:1/1:1 क्या आएगा, यही तो आएगा 2:1। एक सिंपल ही तो मल्टीपल है, ये क्या है आपका सिंपल मल्टीपल। ठीक है, बताइए कर पाएंगे? एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है कि दो सब्सटेंस हैं A और B, तो A और B हमने मान लिया S और O, दो सब्सटेंस है A और B और वो रिएक्ट करते हैं फिक्स मास ऑफ अदर सब्सटेंस C, यानी कि H के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब S को H के साथ रिएक्ट कराया तो H2S बनाया, B को C के साथ यानी OH को रिएक्ट कराया तो H2O बनाया। इनका मास जब हमने निकाला S और O का तो आया 2:1। उसके बाद कह रहे जब वो अलग से रिएक्ट करते हैं यानी A B आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जो रेशियो आएगा वो ये आएगा। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा एक सिंपल मल्टीपल, तो दो आ गया सिंपल मल्टीपल आ गया। ठीक, तो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रिचर का लॉ था। इसके बाद अगला लॉ है हमारा दैट इज लॉ ऑफ गे-लुसैक। सो fifth law is law of Gay-Lussac. गे-लुसैक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने ही नाम पर एक लॉ दे दिया दैट इज कॉल्ड गे-लुसैक लॉ। दो लॉ और बचे हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म कर देंगे। तो दैट इज गे-लुसैक लॉ। चैप्टर तो नहीं, टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट आएगा, लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का गे-लुसैक्स लॉ। ठीक, देखिए गे-लुसैक लॉ क्या था, इन्होंने गैसेस के बारे में लॉ दिया था। उन्होंने कहा कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट देन दे डू सो, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम which bear a simple ratio, in volume which bear a simple ratio. When gas react they do so in volume which bear a simple ratio to each other, bear a simple ratio to each other। जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनका वॉल्यूम जो होता है वो आपस में एक सिंपल रेशियो बियर करता है, ये कह रहे हैं। और सेम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आल्सो, एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक, देखिए इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है कि जब गैसेस कई दो या दो से ज्यादा गैसेस रिएक्ट करेंगी तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो एक सिंपल रेशियो बियर करेगा, और अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट भी गैस ही है तो वो भी एक सिंपल रेशियो ही मेजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें H2 ये गैस है प्लस
Cl2 ये भी गैस है, तो बना रहा है क्या 2HCl, और ये भी गैस फॉर्म में ही है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि देखो यहां पर जो भी H2 का मान लिया हमने, कितना वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम, और यहां पर Cl2 का 1 वॉल्यूम ले लिया है, देखो एक ही तो है, तो यहां पर वॉल्यूम में HCl का कितना बन रहा है 2 वॉल्यूम। तो गेल-ओसाइक्ल ये कह रहा है कि अगर हम H2 के 10 ml ले लें तो हमें Cl2 के कितने ml चाहिए, अगर इस रिएक्शन के हिसाब से देखो तो जितने वॉल्यूम H2 के थे उतने ही वॉल्यूम तो Cl2 के लेंगे, यानी कि 10 ml ही हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, क्लोरीन की। और जब हम 10 ml H2 के लेंगे तो कितना हमको HCl मिलेगा, तो वहां देखो 2 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में 2 वॉल्यूम, तो 10 ml में 20 ml। बहुत ही आसान है, कोई भी नहीं इसमें दिक्कत है, सब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन लिखिएगा, कह रहा व्हेन 100 ml CH4 burn, when 100 ml CH4 burn, it produced carbon dioxide and water. When 100 ml CH4 burn, it produce CO2 and water। जब हम 100 ml मेथेन को बर्न कर रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। कह रहा है कि CO2 का वॉल्यूम कितना बन रहा है, कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिक्वायर कर रहा है, ये आपको निकालना है। देखिए कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो फिर इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन बनानी पड़ेगी। तो हमने लिख लिया मेथेन बर्न कर रही है, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना, ऑक्सीजन जरूरी है जलाने के लिए। तो CH4 प्लस O2 बनाएगा CO2 प्लस वाटर। अब यहां पर करनी पड़ेगी रिएक्शन को बैलेंस, क्योंकि जब रिएक्शन बैलेंस करोगे तभी आपको वॉल्यूम निकाल पाएंगे, और जब वॉल्यूम निकाल पाएंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहां पर वही लो लगाएंगे MnHO, मन हो तो करो। मेटल नहीं है, 9 मेटल है, नॉन मेटल कार्बन, कार्बन बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हैं 2। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन हो गए आपके बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर कितने हैं 2 और 2 4, पक्का। देखो सही है ना, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। CH4 प्लस 2O2 CO2 2H2O बैलेंस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, क्योंकि इसमें इवन था तो इसलिए बहुत आसानी से हो गया। ऑड होता तो क्या करता, यहाँ पर ऑड का हाफ करके मल्टीप्लाई कर देते। तो कह रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ मेथेन, यहाँ पर 1 वॉल्यूम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम ले रहे हैं 2 वॉल्यूम, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम बन रहा है 1 वॉल्यूम। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व। 100 ml अगर हम मेथेन लेंगे तो उसमें हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, ऊपर से देखो 2 वॉल्यूम, कितना चाहिए होगा ऑक्सीजन 200 ml भाई। और वॉल्यूम 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 1 वॉल्यूम मतलब 100 ml, 2 वॉल्यूम 200 ml, 1 वॉल्यूम मतलब 100 ml, ठीक। तो ये आंसर हो गया, यानी कि O2 रिक्वायर्ड 200 ml, CO2 कितना बनेगा 100 ml, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक। सॉल्व है, कोई जान है इस क्वेश्चन में, सब बकवास है, हो गया। लास्ट लॉ हेडिंग डाल लीजिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, और यहां से आपके सारे लॉ खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट टर्म है आपका लिमिटिंग रीजन, और उसके बाद एक टॉपिक और बचता है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन मेजरमेंट, दैट इज मोलरिटी, नॉर्मलिटी, और उसके बाद एक और टॉपिक है जिसमें हम मॉलिक्यूलर वेट निकालना जानते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये 2-3 अब जो भी टॉपिक्स आगे आने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यही एक टॉपिक थोड़ा सा लिखने वाला था, उसमें एक लास्ट डेफिनेशन और लिख लेंगे और चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। हेडिंग डालिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस।
तो दैट इज 7th नहीं 6th क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 5 बताए थे, उसमें आपने रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी ऐड कर रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको घर पे जरूर पढ़िएगा और कमेंट करिए अगर कोई नई चीज समझ में आ रही है। ठीक है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है? इन्होंने बताया कि अगर आइडेंटिकल कंडीशन है यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। यही था, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट था। क्या? अंडर आइडियल कंडीशन, किसी आइडियल कंडीशन में इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर है, तब जाके हम यहां पे बात कर रहे हैं आइडेंटिकल कंडीशन कह सकते हैं, आइडियल से ज्यादा बेटर वर्ड लगेगा, आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, आइडियल तो फिर आइडियल गैस के बारे में आप बोलने लग जाएंगे। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, ये था एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ एटम के। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लो एक कंटेनर में 100 ml हाइड्रोजन गैस भरी है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस की बात कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, इक्वल वॉल्यूम एनी गैस। अगर किसी कंटेनर में 100 ml हाइड्रोजन भरी है और उसमें हमने हाइड्रोजन के एटम मान लिए, सपोज एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू x। ठीक है, देखिए 100 ml का कंटेनर है और उसमें 100 ml गैस हमने हाइड्रोजन भर दी, तो उसमें हमने मान लिए कि क्या है? हाइड्रोजन के एटम x है। ठीक, तो अगर अब इसी कंटेनर में मैं 100 ml ऑक्सीजन भर दूं तो बताओ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? कितने होंगे? देखिए, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो गैस कोई भी हो अगर वॉल्यूम उसका इक्वल है तो एटम भी इक्वल होंगे, यानी कि ऑक्सीजन के भी एटम कितने होंगे? x। यही है एवोगैड्रो लॉ। अगर वही कंटेनर में मैं 100 ml क्या भर दूं? नाइट्रोजन, तो एटम ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे? वो भी x रहेंगे। बताइए, समझिए, अगर 100 ml मेथेन है सपोज, उसमें एटम ऑफ मेथेन कितने हैं? 22। तो कह रहा कि 100 ml अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लें तो उसमें एटम ऑफ CO2 कितने होंगे? भाई वॉल्यूम उतना ही है ना, तो एटम ऑफ CO2 कितने आएंगे? भाई अब देखिए यहां पर अगर बोल दिया मैंने 50 ml CO2, तब क्या होगा? देखिए, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल एटम, तो अभी 100 ml में ये था ना y एटम, तो 50 ml में क्या हो जाएगा? y/2। तो यहां y/2 एटम ऑफ क्या हो जाएंगे? CO2। बस ये ध्यान रखना है, यानी कि वॉल्यूम अगर इक्वल है तो कोई भी गैस डाल दो, उन गैस का वॉल्यूम उनके एटम के बराबर होगा, लेकिन वॉल्यूम अगर कम करेंगे तो उतना ही एटम कम हो जाएगा जितना हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं। हमने देखो 100/2 किया था ना, तो हमने इसीलिए वहां पर क्या किया? y/2, 100/2 इक्वल टू 50, तो y/2 इक्वल टू y/2। ठीक है, तो ये था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। आई थिंक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपका खत्म हो गया, एक बार इसको रिवाइज करिए, थ्योरेटिकल पोर्शन था, और जब एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो यहां से ही आपका ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म होता है। नेक्स्ट टर्म के लिए आपके टॉपिक रहेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में एक पूरा लेक्चर लग जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट को आधे लेक्चर में ही खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल टी, मोलर टी, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म, कि कैसे हम किसी सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द इंपिरिकल फार्मूला, कि इंपिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास अब मेनली 3 या 4 टॉपिक बचे हैं इस पहले चैप्टर से। पहला
मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद सॉल्यूशन को मेजरमेंट के टर्म सीखेंगे, उसके बाद इंपिरिकल फार्मूला और कुछ लिमिटिंग रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जिसको स्टोमेटिक कोएफिशिएंट में हम लोग पढ़ते हैं। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।